शुरू करें हमारी क्लास 7th की एनसीईआरटी आवर एनवायरनमेंट का चैप्टर नंबर 5 जल। इससे पहले हम ऑलरेडी 4 चैप्टर इसके कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जल चक्र। पृथ्वी पर जल लगभग 72% है। क्या हमने कभी विचार किया है कि वर्षा जल कहाँ से आता है? मतलब कि वर्षा होती है, लेकिन कभी आपने सोचा कि बादलों में पानी आता कहाँ से है? सूर्य ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। मतलब कि जो बड़े-बड़े तालाब होते हैं, समुद्र होते हैं, नदियां होती हैं, वहां से पानी जो है वाष्पित हो जाता है, गर्म होकर जो है ऊपर चला जाता है और वहां पे ऊपर जाके वो ठंडा होकर संघनित हो जाता है और बादल बन जाते हैं। इस तरीके से बनते हैं हमारे बादल। मतलब कि जो बड़ी जल राशियां होती हैं वहां से पानी सूरज की रोशनी में, जैसे जब सूरज निकलेगा तो बड़ी राशियों से पानी जो है ऊपर जाएगा और ऊपर जाकर जब ठंडा हो जाएगा तो वो संघनित हो जाएगा और उससे बनेंगे बादल। तो इस तरीके से बादल बनते हैं और वर्षा होती है। यहाँ से यह वर्षा हिम अथवा सैम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर फिर से नीचे आ जाता है। मतलब कि ये एक साइकिल की तरह है, जैसे कि ये सूरज की रोशनी है और पानी यहाँ से ऊपर गया और ऊपर बादल बने और बादल कहीं हवाओं के माध्यम से इधर उधर चले गए, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में फैल गए और उसके बाद फिर से वर्षा हुई तो पानी फिर से नीचे आ गया और नदियों वगैरह में चला गया फिर से। तो इस तरीके से एक चक्र बन जाता है जिसमें पहले पानी वाष्पित होता है, आसमान में जाता है, फिर वापस वर्षा होती है, पानी फिर से धरती पे आ जाता है और नदियों में चला जाता है। यहाँ से वर्षा हिम और सहमवृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल और धरती के बीच चक्कर लगाता है, उसे हम कहते हैं जल चक्र। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक वाटर बॉडी है, यानी कि मान लीजिए कोई तालाब है, यहाँ से इवेपोरेशन हुआ, मतलब कि वाष्पीकरण हुआ और पानी ऊपर चला गया। वाष्पीकरण आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपने कभी पानी गर्म किया हो गैस पे, तो अगर आप उसको ढकते हैं तो ढक्कन के ऊपर पानी की बूंदें जम जाती है। मतलब कि पानी जो है ऊपर जाने की कोशिश करता है, पानी वाष्पीकरण होता है, लेकिन वहां पे अब आपने उसके ऊपर ढक्कन दे दिया तो उसी के ऊपर वो जमा हो जाता है सारा और उसके ऊपर ढक्कन के ऊपर पानी की बूंदें बन जाती हैं। तो ये सेम वैसा ही है, पानी जो है वाष्पीकृत होकर आसमान में जाता है और वहां पे बादल बन जाते हैं इनके। जब ये ठंडा हो जाता है, संघनित हो जाता है, तब वहां बन जाते हैं इसके बादल और वो बादल हवाओं के माध्यम से किसी और जगह पहुंचे और वहां पे होती है वर्षा। वर्षा नहीं कह सकते हम इसको, वर्षण कहेंगे। वहां पे होता है वर्षण, क्योंकि वर्षण बहुत प्रकार का होता है। वर्षण होता है बर्फ के रूप में, या जैसे कि स्नोफॉल, या फिर पानी की बूंदों के रूप में जैसे कि वर्षा, या फिर हिम वर्षा जैसे कि स्नो गिरती है। तो इस तरीके से वहां पे प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षण होता है और वो पानी फिर से नदियों में या फिर पहाड़ों के ऊपर बर्फ के रूप में जमा हो जाता है और बाद में पिघल कर नदियों में आ जाता है। इस तरीके से ये पानी का चक्र चलता रहता है, बाद में फिर से कलेक्ट होगा और फिर से इवेपोरेशन होगी। तो इस चक्र को हम बोलते हैं जल चक्र। तो आपको ये याद रखना है, इसमें पहले जो है वाष्पीकरण होगा, फिर संघनन होगा, फिर वर्षण होगा और फिर से पानी कलेक्ट होगा और फिर से इवेपोरेशन होगा। तो इसे हम बोलते हैं जल चक्र। जल का वितरण। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जो है जल से ढका हुआ है। 3/4 हिस्सा जो है हमारी पृथ्वी का वो जल से ढका हुआ है। क्या यह पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? मतलब इतना सारा पानी है हमारी पृथ्वी पे, क्या हम सभी पानी को यूज कर सकते हैं? जो भी सारा का सारा पानी हम उसे यूज कर सकते हैं? अगर हम जल वितरण का प्रतिशत देखें तो महासागरों में 97.3% जल पाया जाता है। उसके बाद बर्फ छत्रक में 2.0%, भूमिगत जल 0.68%, झीलों का एलवन जल है जो वो 0.009%, स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें जो हैं, जो स्थल में जो तालाब वगैरह होते हैं या फिर नमकीन झीलें जो होती हैं, उनमें 0.009%, और फिर वायुमंडल में, फिर नदियों में। आप देख सकते हैं कि विश्व में कितनी बड़ी बड़ी नदियां हैं और उनमें कितना पानी होता है, लेकिन वो पूरे पानी का केवल और केवल 0.0001% है और बाकी का 97.3 जो परसेंट वाटर है वो महासागरों में है। अब आप देख सकते हैं कि महासागरों का जल है वो लवणीय होता है, यानी उसमें नमक होता है। तो लवणीय जल जो है वो हमारे पीने लायक नहीं होता, हम उसे यूज नहीं कर सकते। तो इसी वजह से इतना सारा पानी तो हमारे किसी यूज का ही नहीं है। और जो ये ग्लेशियर हैं, ये पिघलकर इनका पानी नदियों में आ जाता है, जो कि बर्फ के रूप में जमा हुआ है, वो जमा हुआ है, लेकिन फिर भी पिघल के कुछ पानी नदियों में आ जाता है। अगर हम ग्राउंड वाटर की बात करें तो ग्राउंड वाटर इतना सा है और हमारे देश में ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा यूज होता है, स्पेशली पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के एरिया में।
जो झीलों का एलवण जल है, मतलब झीलों का जो मीठा पानी है, वो इतना सा है। और उसके बाद वायुमंडल और नदियों का जल। अगर हम पानी का इस तरीके से पानी को डिवाइड करें तो इसमें इतना सारा पानी जो है, इसमें से 97% यानी कि जो डार्क ब्लू कलर में दिया हुआ है वो हमारे यूज का नहीं होता। यानी कि जो ये पानी है ये हमारे यूज का नहीं है, हम केवल इतना सा पानी यूज कर सकते हैं। और उसमें से भी इतना सारा पानी तो इसमें से ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है। अब ऐसे तो कोई है नहीं कि हम घर पे बर्फ लेके आएंगे, पहले जो जमी हुई स्नो है उसको लेके आएंगे और पिघला के पियेंगे। तो ये भी बहुत कम हम इस्तेमाल कर पाते हैं, या फिर ना के बराबर इस्तेमाल कर पाते हैं, ऑलमोस्ट नहीं करते, क्योंकि ये ठंडे इलाकों में होता है। और बाकी जो इतना सारा है वो ग्राउंड वाटर है, और ये जो है वर्षण वगैरह के रूप में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसमें से भी जो पानी है वो फ्रेश वाटर लेक्स में इतना सारा सॉइल मॉइस्चर यानी कि जो मिट्टी में है इतना, एटमॉस्फेयर में 9.5%, वेटलैंड में 8.5%, रिवर्स में और प्लांट्स एंड एनिमल्स में। इस तरीके से हम पानी का वितरण देखते हैं, जिसमें से हमारे यूज का जो है पानी वो बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। सारा पानी जो है लवणीय है, यानी कि समुद्र का पानी है, जिसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं महासागरीय परिसंचरण की। आपने महासागरों में लहरें उठती हुई देखी होंगी। महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, तो ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि जब भी महासागर की हम कोई पिक्चर देखते हैं तो उसके अंदर पानी जो है वो बड़ा शांत रहता है, मतलब हम पानी का मूवमेंट वगैरह नहीं देखते। लेकिन महासागर का जल जो है वो कभी भी रुका हुआ नहीं होता, वो बहता ही रहता है। इतना सारा पानी है वो बहता ही रहता है, या कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे कि तरंगे या फिर ज्वार भाटा और धाराएं। तरंगे जो हैं वो कुछ इस प्रकार से, ये जो है लहर है, इस तरीके से लहरें उठती हैं। और ज्वार भाटा क्या होता है, जब समुद्र का पानी अचानक ऊपर चढ़ जाए फिर नीचे चला जाए। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि पानी कितना ऊपर आ गया, तो इसे हम बोलते हैं ज्वार, लेकिन यहाँ से पानी देखो कितना पीछे चला गया है, इसे हम बोलते हैं भाटा। तो इस तरीके से समुद्र का पानी जो है हमेशा गतिमान रहता है, कभी स्थिर नहीं रहता है। सुनामी आने के क्या कारण हैं और इससे क्या प्रभाव पड़ता है? सुनामी क्यों आती है? तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है, जैसा कि हमने पीछे बड़ी सारी लहर देखी थी। वैसे ही तूफान जब होती है तो फिर तेज वायु चलने पर जो है विशाल तरंगे बन जाती हैं। इसके कारण अत्यधिक विनाश होता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या फिर जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। भूकंप के कारण, जब भूकंप आएगा या फिर ज्वालामुखी उद्गार होगा, यानी कि जब ज्वालामुखी फटेगा, या फिर जल के नीचे जो भूस्खलन होता है, मतलब कि जल के नीचे भी छोटे छोटे महासागरों में भी पहाड़ या ऐसी हाइट वाली चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो उनमें जब भूस्खलन वगैरह होता है, उसकी वजह से महासागर जल जो है उसमें गति उत्पन्न होती है, महासागर जल जो है विस्थापित होता है। जैसे कि आप मान लीजिए कोई स्टेबल तालाब है, आपने उसमें पत्थर फेंका और वो पानी कैसे डिजाइन के रूप में, इस तरीके से वो पत्थर के चारों तरफ जो है डिजाइन सा बन जाता है, तो वो लहरें होती हैं। उस तरीके से पानी की जो है तरंग गति करती है। तो इसी तरीके से जब ज्वालामुखी उद्गार होगा, विस्फोट होगा या फिर भूकंप आएगा, तो महासागरीय जल में जो है विस्थापित होगा, महासागरीय जल हिलेगा। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती है, जिसे सुनामी कहते हैं। ज्वार हमने क्या देखा कि जब पानी जो है तट के ऊपर काफी आ जाता है, मतलब जब पानी ऊपर चढ़ जाता है, उसे हम बोलते हैं ज्वार। तो जब ये 15 मीटर से ज्यादा ऊपर चढ़ जाए, इतनी ज्यादा ऊंची तरंग उठ जाए, ज्वारीय तरंग, तो उसे हम बोलते हैं सुनामी। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से कहीं अधिक गति से चलती हैं। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई सौ वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। तो बेसिकली एक सुनामी आई थी दिसंबर 2004 में, जिसे हम हर बुक में पढ़ते हैं। इसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। ये इंडोनेशिया में या फिर भारत के तट से भी टकराई थी, और मतलब भारत से भी टकराई थी, और हमारा जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वो इसके अंदर आधा डूब गया था। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई थी। तो ये दिसंबर 2004 में आने वाली सुनामी काफी ज्यादा खतरनाक साबित हुई थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई है। तो बेसिकली इस क्षेत्र में जो है काफी ज्यादा हानि हुई है, क्योंकि लोगों को इतना जानकारी नहीं है कि सुनामी से कैसे लड़ें। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में कि सुनामी कैसे आती है। बड़ी सारी समुद्र की लहर है,
और वो ऊपर उठ रही है इतना कि उसने पूरे शहर को कवर कर लिया है। तो इस तरीके से सुनामी की लहर काफी बड़ी होती है और उससे बहुत ज्यादा विनाश होता है। और हिंद महासागर का क्षेत्र है, यानी कि इसमें ऐसी कंट्रीज आते हैं जो इतनी ज्यादा डेवलप नहीं है, जिनकी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं है। तो यहाँ पे जब सुनामी समुद्र से टकराती है तो उससे काफी ज्यादा नुकसान होता है, जीवन का भी और संपत्ति का भी। अब हम देखते हैं कि ज्वार भाटा क्या होता है, टाइड एंड एब क्या होता है। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना। मतलब कि महासागर का जल पहले तो है यहाँ तक आएगा, मतलब इतना ऊपर उठेगा, और फिर कुछ टाइम के लिए जो है दूर चला जाएगा तट से। तो इसे हम बोलते हैं टाइड एंड एब, यानी कि महासागर जल का 2 बार उठना और गिरना। जब जल सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे ज्वार कहते हैं। मान लीजिए ये कोई तट है और यहाँ इतना समुद्र है, और यहाँ तक पानी जब काफी आगे तक आ जाए तो इसे हम बोलते हैं ज्वार। लेकिन वही अगर मान लीजिए ये समुद्र है और ये तट है, और ये पानी जो है वापिस काफी दूर पीछे चला जाए, इसे हम बोलते हैं भाटा। तो पानी का ऊपर चढ़ना, तट के बड़े हिस्से को डुबो देना या फिर तट के बड़े हिस्से तक पहुंचना कहलाता है ज्वार। और जब पानी अपने निम्नतर स्तर तक चला जाए उसे हम कहते हैं भाटा। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है उसे हम भाटा कहते हैं। अगर हम इसको एक ड्राइंग के थ्रू समझे, अगर इसको इसके थ्रू समझे तो मान लीजिए कि ये समुद्र है और यहाँ से ये लहरें जो है यहाँ तक आ गई, काफी इन्होंने तट को कवर कर लिया, इसे हम बोलते हैं ज्वार। मतलब जब पानी तट के काफी ऊपर तक आ जाए तो उसे हम बोलते हैं ज्वार। लेकिन वही जब ये पानी जो है मान लीजिए कि यहाँ तक इतना पीछे ही रह गया, केवल इतने क्षेत्र में पानी रह गया, काफी पीछे चला गया और हमें समुद्र का भी कुछ हिस्सा दिखने लगा, तो ये पानी यहाँ तक चला गया, केवल इतना दूर चला गया और इतना सारा एरिया हमें दिखने लगा, तो इसे हम बोलते हैं भाटा। इस तरीके से पानी का ऊपर चढ़ना और फिर काफी नीचे चला जाना जो कहलाता है ज्वार भाटा। ये जो होता है सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण होता है, और पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं सूरज और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये सन है, ये अपनी साइड से गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, और इधर चंद्रमा है, ये अपनी साइड से लगाता है। तो जिसका बल ज्यादा होगा पानी जो है उस तरफ खिंच जाएगा। तो इस तरीके से जब इधर पानी खींचेगा तो इधर पानी ज्यादा हो जाएगा, इस वाले एरिया में ज्वार आएगा और इस साइड भाटा आएगा, क्योंकि ये वाला एरिया खाली हो जाएगा, यहाँ पे पानी कम हो जाएगा। और जब दोनों एक साइड हो तो दोनों एक साइड जब होते हैं, यहाँ मान लीजिए चंद्रमा आ गया तो दोनों अपना बल लगाएंगे और इधर भाटा हो जाएगा फिर, और इस साइड हो जाएगा ज्वार, क्योंकि यहाँ पे पानी ऊपर चल जाएगा काफी। इस तरीके से ज्वार भाटा आता है और इसी तरीके से काम करता है। सूर्य और चंद्रमा जो है अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं और इसी वजह से ज्वार भाटा आता है। अब हम बात करते हैं महासागरीय धाराओं की। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल राशियां या जल की धाराएं होती हैं। मतलब कि जैसे नदियां देखी हैं हमने, नदियों की विभिन्न धाराएं होती है, जैसे एक नदी से दूसरी नदी निकल गई जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटरी नदियां कहते हैं, वैसे ही महासागरीय धाराएं भी होती है जो महासागर की सतह पर बहती हैं। इनकी गहराई ज्यादा नहीं होती, ये गर्म और ठंडी 2 टाइप की होती हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है कि महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागर की सतह पर बहने वाली जल की धाराएं होती है, और गर्म और ठंडी 2 टाइप की होती है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। हमने पहले पढ़ा है कि जो भूमध्य रेखा है उस पर सूरज की किरणें जो हैं वो सीधी पड़ती हैं, इसी वजह से यहाँ पे गर्मी ज्यादा रहती है, और गर्मी ज्यादा रहेगी तो समुद्र का पानी भी गर्म ही रहेगा। तो इसी वजह से जो गर्म महासागरीय धाराएं हैं वो भूमध्य रेखा के पास में उत्पन्न होती हैं, और ठंडी धाराएं जो है वो ध्रुवों के पास या उच्च अक्षांशों में उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों में प्रवाहित होती हैं। तो ठंडी धाराएं वहां पे होगी जहां पे बर्फ होगी, जैसा कि हमने देखा कि ध्रुव है, ध्रुवों के पास सूरज की रोशनी कम पहुंचती है, तो ये एरिया ज्यादातर ठंडे होते हैं और यहाँ पे बर्फ जमी रहती है, तो ठंडी धाराएं जो है यहाँ पे बनती हैं। अब आपको अब आप हमें जवाब देंगे कि गर्म धाराएं कहाँ बनती हैं, भूमध्य रेखा की तरफ, और ठंडी धाराएं कहाँ बनती हैं, ध्रुवों की तरफ या उच्च अक्षांशों की तरफ। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं। गल्फ स्ट्रीम है वो गर्म जल धारा है, और लेब्राडोर जो है वो ठंडी जल धारा है। लेब्राडोर ठंडी जल धारा और गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा। महासागरीय धाराएं पृथ्वी के तापमान को किस प्रकार जो है प्रभावित करती हैं। पृथ्वी के तापमान को सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित नहीं करती,
या फिर जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वही प्रभावित नहीं करता, जबकि महासागरीय धाराएं भी प्रभावित करती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है, मतलब कि जहां गर्म पानी बह रहा है वहां उसके आसपास का तापमान भी गर्म होगा। और जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वहां पे विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र होता है। अब बिल्कुल ठंडी जलधारा और बिल्कुल गर्म जलधारा जब मिलेगी तो वहां पे नॉर्मल वाटर हो जाएगा और नॉर्मल पानी होगा, और जो मछलियां हैं वो जो खाने लायक मछलियां होती है, मतलब हमारे व्यापार के लिए या फिर खाने लायक जो मछलियां होती हैं वो नॉर्मल पानी में रहती हैं। तो जब ये दोनों गर्म और ठंडी धारा जब मिलेंगी तो यहाँ पे नॉर्मल क्षेत्र बन जाएगा। इसको हम नॉर्मल क्षेत्र को किस प्रकार बनाते हैं, ये यहाँ पे नॉर्मल क्षेत्र बन गया। और यहाँ पे जो है मछलियां जो है बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं फिर, और इन मछलियों का व्यापार किया जाता है। और इसी तरीके से जब लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और जो गल्फ स्ट्रीम है उसकी गर्म जलधारा मिलती हैं तो वहां पे बनता है ऐसा क्षेत्र जहाँ पे विश्व का बहुत बड़ा मत्स्य का क्षेत्र बनता है, व्यापार होता है वहां पे मछलियों का बहुत सारा। तो इस तरीके से ये एक तो तापमान को प्रभावित करती हैं और दूसरा मत्स्यन का बहुत अच्छा क्षेत्र भी बनती हैं। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। जो उत्तर अमेरिका है, जैसे कि ये महाद्वीप, अगर हम इसको इस प्रकार से बनाएं, ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है। तो यहाँ से गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म जल की धारा इस प्रकार से जाती है और लेब्राडोर की धारा ध्रुवों की साइड से इस प्रकार आती है और यहाँ पे ये दोनों मिलती हैं। यहाँ पे मत्स्यन का क्षेत्र बहुत अच्छा क्षेत्र बनता है। और इसी तरीके से जापान के पास में भी ऐसी एक गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है और वहां पे भी मत्स्यन का बहुत अच्छा काम चलता है। जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहां कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा होती है। लेकिन इसकी एक छोटी सी प्रॉब्लम भी है कि जहां गर्म और जलधारा ठंडी जलधारा मिलेंगी वहां पे कोहरा सा बन जाता है। जैसे कि अगर आपने कभी गर्म पानी को ठंडे पानी को मिक्स किया हो या फिर बोतल में कभी मिक्स करना, तो बोतल का जो मतलब ये वाला एरिया होगा, खाली एरिया, यहाँ पे जो है धुआं सा जम जाएगा, कोहरा टाइप जम जाएगा। तो इस तरीके से वहां पे भी कोहरा बनता है और जो कि नौ संचालन में बाधा करता है। अब जो नौ संचालन यानी कि जो जहाज होते हैं पानी के, उनको फिर डायरेक्शन वगैरह का पता नहीं चलता है इतने कोहरे में। तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। लाल सागर को मृत सागर क्यों कहा जाता है? एक रेड सी है उसको डेड सी बोलते हैं। तो इसको ऐसा क्यों बोलते हैं? सामान्यतः समुद्र के जल में नमक 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम होता है। नॉर्मल जो पानी होता है, समुद्र का जल होता है, जो कि मतलब हमने 97% समुद्री जलों के महासागरों के जल में पढ़ा, तो उनका जो नॉर्मल होता है वो 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम होता है। ऊपर नीचे भी हो सकता है क्योंकि सभी महासागरों की लवणीयता उनके क्षेत्र के आधार पर डिपेंड करती है। जिस महासागर में ज्यादा नदियां मिलेंगी उसका पानी थोड़ा दूसरे महासागर की तुलना में मीठा होगा। तो इस तरीके से वहां पे नमक की मात्रा जो है थोड़ी आगे पीछे हो सकती है महासागरों की स्थिति के अकॉर्डिंग। लेकिन नॉर्मल जो है समुद्र के जल में 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम पानी में इतना नमक हो सकता है। लेकिन इजराइल का जो डेड सी है, मृत सागर है, वहां पे 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा नमक है पानी में। तो इसी वजह से इतनी सारी लवणता के कारण इसे डेड सी बोला जाता है, क्योंकि तैराक इसमें जो तैर सकते हैं, आप इसके अंदर डूबेगे नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि नमक की अधिकता जो है इसे सघन बना देती है। अब पानी में इतना सारा नमक होगा तो आप डूब जाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं डूबेंगे। इसका पानी इतना ज्यादा खारा है कि इसमें ना तो कोई जीव जीवित रह सकता है और न ही इसमें, लेकिन इसमें नहाने से कई बीमारियां भी खत्म हो जाती है। मतलब इतना सोल्ट वाटर है ये कि इसमें नहाने से बीमारियां तो खत्म हो जाती हैं, लेकिन कोई भी जीव इसमें जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि जीवों को चाहिए नॉर्मल पानी। इतने ज्यादा लवण में, इतने ज्यादा नमक में जीवित रहना संभव थोड़ी ना है। तो इस तरीके से जो लाल सागर है इसको मृत सागर बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर आप डूबते नहीं हैं। अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो ये अरेबियन पेनिनसुला है, अरब प्रायद्वीप है, और यहाँ हमें मिलता है रेड सी। यहाँ इस तरीके से हमें रेड सी मिलता है और इसकी लवणीयता काफी ज्यादा है, ये काफी ज्यादा इसमें नमक मिलता है। अब आप हमें बताएंगे कि लाल सागर को और भूमध्य सागर को, जो कि यहाँ है, यहाँ पे इनको जोड़ने के लिए यहाँ पे एक नहर बनाई गई है। इस नहर का नाम क्या है? इसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे जरूर।
इस तरीके से ये था हमारा आज का चैप्टर, जिसमें हमने समझा कि हमारी पृथ्वी पर कितना पानी है, उसमें से हमारे यूज का कितना है। महासागरों में 97% वाटर है, लेकिन वो हमारे किसी यूज का नहीं है। जल चक्र क्या होता है? जल चक्र में आपको याद रखना है वाष्पीकरण, फिर संघनन, और फिर जो प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षण, और फिर से पानी कलेक्ट हो गया, तो इसे हम बोलते हैं जल चक्र। और इसके साथ ही पानी में लवणीयता कितनी होती है, और महासागरीय धाराएं क्या होती है, ज्वार भाटा क्या होता है। ज्वार भाटा होता है पानी का सतह पर काफी ज्यादा आगे आ जाना, तट पर ज्वार, और काफी पीछे चला जाना समुद्र में भाटा। इसी तरीके से महासागरीय लहरें भी होती हैं, जिसमें लेब्राडोर की धारा ठंडी है और गल्फ स्ट्रीम की धारा गर्म है। और जब ये दोनों मिलती हैं तो वहां पे नॉर्मल टेम्परेचर बन जाता है, और मत्स्यन का सबसे अच्छा क्षेत्र बनता है, मछली पालन का। और यहाँ पे जो है इसके साथ ही कोहरे का मौसम बनता है, जिससे नो जो संचालन है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इफ यस, देन डू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।